Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं जब वो अपनी ऑडिट की पढ़ाई करते हैं, चाहे सीए फाइनल ऑडिट है चाहे सीए इंटर ऑडिट है। मैं यहाँ पे सीए फाइनल ऑडिट के ऊपर एम्फेसाइज करूंगी और इसका रीजन ये है कि क्योंकि अब अपने सिलेबस में जो 55% 60% सिलेबस है, मतलब मेजोरिटी ऑफ आवर सिलेबस इज बेसिकली स्टैंडर्ड्स। सिर्फ एसेज नहीं है, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एज वेल। और जब आप इंटर में स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे तभी से आपको स्टैंडर्ड मुश्किल लगते हैं और फाइनल में आते आते जो क्वेश्चंस की लेवल है फ्रॉम स्टैंडर्ड्स वो और ज्यादा हो चुकी है और अब आपको स्टैंडर्ड्स और मुश्किल लगते हैं। आपको नहीं समझ में आता कि मैंने पॉइंट्स लर्न करे हैं बट फिर भी मेरे को जब पेपर आता है तो ये नहीं पता लगता कि वो पॉइंट्स मुझे एग्जैक्टली लिखने कहाँ पे हैं। राइट आप प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन फिर भी अटेम्प्ट कर लेते हो, जो अदर चैप्टर से क्वेश्चन बने वो फिर भी आप कुछ लिख कर आ जाते हो, लेकिन स्टैंडर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो और यही मेरे को समझ में आया ज्यादातर बच्चों से बात करके। ठीक है, और बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है ये और इसका सोल्यूशन भी बहुत बेसिक है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको स्टैंडर्ड्स को पढ़ना कैसे चाहिए, सही तरीका क्या है, और ये समझाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज ऐसे नंबर 250 एज अ रेफरेंस। मैंने 250 को इसलिए चुना क्योंकि इसके अंदर मोस्टली ज्यादातर यही एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो आपको स्टैंडर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। राइट, सो हम इसी स्टैंडर्ड की हेल्प से समझेंगे कि कोई भी स्टैंडर्ड आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको समझाऊं उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टैंडर्ड को पढ़ने का गलत तरीका क्या है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप में से ज्यादातर बच्चे स्टैंडर्ड्स को गलत तरीके से ही पढ़ रहे हैं। सो गलत तरीका स्टैंडर्ड को पढ़ने का है कि कोई भी आपने स्टैंडर्ड का नोट उठाया जो आधे अधूरे हैं, ये देखकर कि भी कितने नंबर ऑफ पेजेस के वो नोट्स हैं। ओके, दूसरा, और आपने ना उसमें से आधी चीजें मिसिंग है, उसमें फ्लो मिसिंग है, सिर्फ निमोनिक्स की हेल्प से या कोई भी तरीका आपने अपना लिया है, चीजों को लर्न करना शुरू कर दिया, रीड करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद फिर आप जाके उसके क्वेश्चंस देख लेते हो और फिर आपको समझ में आता है कि यार जो मैं पढ़ के आया तो जो क्वेश्चंस है वो दोनों मैच नहीं हो रहे। ये आपको नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही आपको स्टैंडर्ड्स लर्न नहीं करने, करना तो पड़ेगा क्योंकि आपने को थ्योरी लिखनी है, लेकिन लर्निंग पहला स्टेप नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से लर्निंग जो आप रोट लर्निंग करते हो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग इन सीए फाइनल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन। तो आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना है। तो फिर मुझे कैसे पढ़ाई करनी है? जब भी आप स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है और मैं बताऊंगी कि आप इनको कैसे विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड हम इनको समझेंगे कि कैसे आप इनको अपनी पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो आपको ना उस स्टैंडर्ड के ओवरऑल फ्लो को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम फ्लो को समझने का मतलब क्या होता है? आप ये बार बार बोलते हो क्योंकि अगर आप मेरा बच्चा हो, आपने मेरी क्लास ली तो आपको पता होगा, बट मेरे साथ ज्यादातर बच्चे ऐसे जुड़े हुए जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली है या फिर जो खुद खुद सेल्फ स्टडी करते हैं यूट्यूब से। बेटा फ्लो को समझने का मतलब होता है कि जब आप कोई भी स्टैंडर्ड देखते हो ना तो स्टैंडर्ड के पार्ट्स हैं, है ना। जैसे कि अगर आप ऐसे नंबर 250 के अंदर देखोगे तो यहाँ पे स्कोप लिखा हुआ है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, फिर यहाँ पे कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स भी लिखे होते हैं जैसे कि अच्छा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा। हर एक स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव मेरे लिए रेलिवेंट है, स्कोप मेरे लिए रेलिवेंट है, रिक्वायरमेंट मेरे लिए रेलिवेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी स्टैंडर्ड, जो रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन रहता है। स्कोप मेरे को कभी भी लर्न नहीं करना पड़ता क्योंकि स्कोप मेरे को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड में क्या डील हो रहा है। राइट, ऑब्जेक्टिव मेरे को लर्न करना है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बताता है आपको, और ये रिक्वायरमेंट में से आप किसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिक्वायरमेंट के भी हिस्से होते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट का मतलब होता है क्या है कि जो स्टैंडर्ड ने ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्टिव सेट किया है उनको मीट करने के लिए उसको क्या काम करना पड़ेगा। तो ज्यादातर हमें रिक्वायरमेंट के सेक्शन के अंदर प्रोसीजर लिखे हुए दिखते हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हो गए, रिस्पॉन्सेज, रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑडिटर की, या डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ऐसे नंबर 250 की भी रिक्वायरमेंट देखोगे ना तो उसने एक तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, एविडेंसेस कलेक्ट करने, वो लिखा हुआ है। राइट, इसके अलावा फिर कुछ सिचुएशन है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको कोई नॉन कंप्लायंस पता लग गया तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, तो रिस्पॉन्सेस की रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे। आप रिपोर्टिंग कैसे करोगे, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नीचे जाकर अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये फ्लो आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है और इसी में से जो रिक्वायरमेंट का पोर्शन है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फिर हर एक स्टैंडर्ड में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वहां पे कि मैनेजमेंट किस टाइप के कंट्रोल लगाएगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, वो कंट्रोल के एग्जांपल है। और ऐसे ही नीचे इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स लिखे हुए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है।
सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं, बट क्योंकि अगर आपके मॉड्यूल के अंदर लिखे तो आपको लर्न करने हैं, तो ये इधर अपने को इतना वो लगाने की जरूरत नहीं दिमाग कि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन के ऊपर। तो मतलब पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मेरे स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बनेंगे। जब आपका ना ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा ना स्टैंडर्ड का, उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है वो दूसरा स्टेप होगा, मेरे को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहां से बनेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से बनेंगे। मैम मुझे ये कैसे पता लगेगा? यहां पे जो दूसरा और एक और स्टेप मैं आपको बता रही हूं, ये अपने को इकट्ठा इंटरलिंक करना है, दैट इज क्वेश्चन फ्रेमिंग माइंडसेट। सो अगर फिर से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरी क्लास ली, मैं इसलिए एम्फेसाइज करूँ क्योंकि मैं बताती हुई चलती हूँ कि इस वाले पर्टिकुलर कंसेप्ट से एमसीक्यू बनेगा और इससे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर क्वेश्चन बनेगा। बट अगर आपने खुद से पढ़ाई करी है, कहीं और से पढ़ाई करी है और आपको नहीं बताया गया है कि स्टैंडर्ड के किस पोर्शन से, क्योंकि यह हर एक ऐसे के अंदर अलग अलग रहेगा कि कहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन बनेगा और कहां से एमसीक्यू में बनेगा, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको स्टैंडर्ड पढ़ोगे, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, साथ में आपको ना क्वेश्चन बैंक खोलना है। जनरली आप कैसे करते हो कि पहले आप स्टैंडर्ड कवर करते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक खोलते हो, राइट? आपको साथ में क्वेश्चन बैंक खोलना है। उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, क्या एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है? ये 3 पॉइंट भी लिखे हुए, यहाँ पे नीचे 3 भी पॉइंट लिखे हुए। इन 3 पॉइंट का कोई मेरे लिए लर्निंग का कोई काम है या सिर्फ मुझे रीड करना है? रीड इसलिए बेटा, रीड आप इसलिए करोगे क्योंकि एमसीक्यू तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन लर्न मैं कौन से पॉइंट्स करूं, ये 3 पॉइंट मेरे को लर्न करने हैं, है ना? बट ये 3 पॉइंट जब मैं लर्न करूंगा या करूंगी तो मुझे ये पता होना चाहिए एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपने 3 चीजें लर्न तो कर ली, जो आप पढ़ते हो नॉर्मली आप ऐसे लर्न करते हो कि 3 पॉइंट मैंने इसके लर्न कर लिए, ऊपर रिक्वायरमेंट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई थी, 3 पॉइंट लर्न कर लिए। क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछता है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ सीए फाइनल, वो कहानी बनाता है। समझ में आ रहा है? तो फिर आपको ये तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन उठाओगे, तो आपको साथ में क्वेश्चन बैंक पिकअप करना है। इसको मैं कहती हूं कि जब आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हो ना, तो आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग माइंडसेट होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर बनेंगे। अच्छा, इतने सारे पॉइंट लिखे हुए, यहां पे मेरे लिए रेलिवेंट पॉइंट कौन से? कम्युनिकेशन जब मैं पढ़ रहा हूं वहां पे रेलिवेंट पॉइंट कौन से? क्या 250 में डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है या सिर्फ मेरे को रीड करना है? 250 में रैप का कोई क्वेश्चन है, फैप का कोई क्वेश्चन है, मतलब कोई रिस्पॉन्सेज के पॉइंट है। जब आप इतनी क्लैरिटी से चीजें पढ़ोगे ना, जब क्वेश्चन बनेगा स्टैंडर्ड्स का एग्जाम के अंदर, वहां पे जब वो रिक्वायरमेंट पूछेगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आप खुद नोट करो, आपने इतनी क्लैरिटी से कभी स्टैंडर्ड्स पढ़े ही नहीं है। सो मतलब कि जब आप स्टैंडर्ड के कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो, आप समझो कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेरे को क्वेश्चन बनेगा तो ये पॉइंट कहां पे फिट करने हैं। और ये समझने के लिए आपको ये पास क्वेश्चन फ्रेमिंग माइंडसेट होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होना ही चाहिए। ये नो नेगोशिएबल है, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट हो तो मैं कंसेप्ट सिर्फ लर्न कर लेता हूँ या लर्न कर लेती हूँ, दैट्स इट, क्वेश्चन मेरे को समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा आपको क्वेश्चन समझ में स्टैंडर्ड्स का। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, मैं आपको ना एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। आप में से ज्यादातर बच्चे आधा स्टैंडर्ड पढ़ के जाते हैं, आधा अधूरा, बीच में से चीजें ही गायब हैं, फ्लो नहीं पता है आपको। तो बेटा ये जो चीजें जो आपको लर्न नहीं करनी है, जो खाली रीड करनी है, ये स्टेप्स होते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो आपको ना ऊपर पहुंचना है और आप बीच में से अगर कुछ स्टेप्स छोड़ दोगे तो आप गिर जाओगे। तो वो क्वेश्चंस की जो कहानी आपको इतनी बड़ी बड़ी ऑडिट के पेपर में लिखी हुई दिखाई देती है ना, वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर यही कहानी होती है जो आप पढ़ते नहीं हो कभी भी। ठीक है, आपको ना अपना अप्रोच चेंज करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंकिंग बिटवीन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड्स में पेपर में देखने को मिलेंगे। एक तो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ गया, या कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की रेफरेंस आ रही है। जैसे कि अगर आप ऐसे नंबर 240 पढ़ते हो ना, तो एक आधे क्वेश्चन अपने को 240 का रेफरेंस आएगा 315 के साथ भी और 330 के साथ भी। अच्छा, 240 का 315 से क्या लेना देना, क्योंकि 240 स्पेसिफिकली फ्रॉड की बात करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड को लेकर, बट 315 बात करता है कि आपको रिस्क की असेसमेंट करनी है, तो रिस्क फ्रॉड का भी होता है। और ऐसे ही 330 रिस्पॉन्सेज की बात करता है, तो रिस्पॉन्सेज फ्रॉड जब आपको रिस्क मिलता है उसको भी आप रिस्पॉन्ड करते हो। 580 की रेफरेंस भी कई स्टैंडर्ड के अंदर आती है, 260 की रेफरेंस भी कई स्टैंडर्ड के अंदर आती है। तो जब आप क्वेश्चंस उठाओगे ना, तो आप ये भी देखना कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की रेफरेंस आ रही है।
और फिर आप उसको अपनी बुक के अंदर वो पॉइंटर्स में लिख सकते हो कि अच्छा इस कंसेप्ट में ना उस वाले ऐसे की रेफरेंस भी आई थी क्वेश्चंस में। समझ में आ रहा है? आपको ना इस तरीके से पढ़ाई करनी है। बट मैम इससे मेरे को ऑडिट लर्न तो नहीं हुआ। देखो लर्न अब आपको कैसे करना है, जब आप लर्न करोगे ना, आपने इतना क्लैरिटी से समझ लिया ना स्ट्रक्चर, तो आपके दिमाग में आधी चीजें तो सॉर्ट हो जाएंगी। जब आप लर्न करोगे आपको ये इंश्योर करना है, अगर ऑडिट प्रोसीजर है तो वो पॉइंट अपने को लिखने हैं, जितने पॉइंट वहां पे लिखे हुए हैं। 7-8 पॉइंट है तो 6 पॉइंट लिखोगे चलेगा, 10 पॉइंट है तो 6 लिखोगे चलेगा। आपके पॉइंट ना कंप्लीट होने चाहिए। एक ये आपके पॉइंट किया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि जितने टेस्ट मैंने चेक करे बच्चे इनकम्प्लीट पॉइंट लिखते हैं, एक लाइन भी पूरी नहीं होती, उसमें कोई सेंस नहीं होती है। आप जो पॉइंट लिख रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। और आप कोशिश करो कि एक स्लैंग है ऑडिट की, उसको पकड़ने की कोशिश करो। मैं एग्जैक्टली वो नहीं कह रही कि आपको वही लैंग्वेज पकड़नी है जो इंस्टीट्यूट की एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज, वो पॉसिबल नहीं है। बट एक स्लैंग है सब्जेक्ट की, जैसे कि लॉ जब आप पढ़ते हो तो हम एक स्लैंग पकड़ लिया हमने कि कैसे हम प्रोविजन को लिखेंगे, कैसे रूल की रेफरेंस देंगे, कैसे हम एक्सेप्शंस लिखेंगे, कैसे प्रोवाइजो लिखेंगे। ऑडिट का भी वो लैंग्वेज है, वो स्लैंग है, वो स्लैंग पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपको 4-5 चीजें हैं जो अपने पढ़ते वक्त इनकॉर्पोरेट करनी है। फ्लो मेरे को समझना है, स्ट्रक्चर समझना है, कहां से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन बनेगा, कहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा। राइट, मैं क्वेश्चंस जब मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं, मैं साथ साथ में ये देख रहा हूं क्वेश्चन उसके ऊपर कैसे बन रहा है, और उसमें आपकी क्वेश्चन बैंक बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। मतलब क्वेश्चन बैंक उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं मेरा ऐसा मानना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट से। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट। बाय बाय।